हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स। सो आज आपकी फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं लाइक स्कल्पचर से रिगार्डिंग मूर्तिकला। मूर्तिकला में बेसिकली कौन कौन सा यूनिट है जो आपको कवर करना होगा और आपके एग्जाम के पर्पज़ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन आपको 1 बाय 1 करके वीडियोस एवरी डेज मिलेंगे। वीडियो के एंडिंग के बाद आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर जिन भी स्टूडेंट्स को नीड होगी तो मैं पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स शेयर कर दूंगी, तो आप साथ के साथ नोट्स भी देखते रहिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा। तो जो चीज़ें आपको नोट्स में समझ नहीं आएंगी वो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी वीडियोस में, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मूर्तिकला क्या होता है? मूर्तिकला का एक डिफिनीशन ये होता है कि मूर्ति बनाने के लिए एक क्ले लेना होता है, मेटल्स, फाइबर, किसी से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मूर्ति बनाने के लिए क्यों बनाया जाता है? इसका एक मेमोरेबल थॉट्स होना चाहिए। स्मृति को सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। इवन किसी मेमोराइज चीज़ों को आप रिमाइंड करके भी बना सकते हैं। मॉन्यूमेंटल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम के पर्पज़ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिट वाइज में डिस्कस कर लेती हूँ। पहले तो मैं आपको मूर्तिकला के बारे में प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन बताऊंगी कि मूर्तिकला कैसे शुरू हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री रही थी। देन थ्योरीज पर आ जाते हैं। थ्योरीज में आपको देखना होगा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन और भी जितने मौर्य, शुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्त, जितने भी मोन्यूमेंटल्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर मिले उन पर फोकस किया जाएगा, राइट। मूर्तिकला पढ़ाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क आपको डिस्कस करूंगी कि मूर्तिकला में कितने प्रोसेस होते हैं। लाइक 2 टाइप्स ऑफ सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव होता है। उसके बाद अलग से ब्रॉन्ज कास्टिंग के 3 प्रोसेस होते हैं। वो ब्रॉन्ज कास्टिंग के कौन कौन से होते हैं? एक होता है सैंड कास्टिंग, दूसरा होता है डोगरा कास्टिंग, तीसरा होता है लॉस्ट वेक्स टेक्निक। तो 1 बाय 1 करके सबके प्रॉपरली डेफिनेशन आपको बताती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको एवरी डेज मिल जाएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। नोट्स तो मिलेंगे लेकिन वीडियोस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके। मूर्तिकला इंग्लिश में से स्कल्पचर बोलते हैं। किसी रूप को उभरे हुए रिलीफ अथवा त्रिआयामी विधि से निर्मित करना स्पेशली क्या कहलाता है? मूर्तियाँ कहलाती हैं। त्रिआयामी दैट मीन्स 3 डिमेंशनल के बारे में बात हो रहा है। अब 3 डिमेंशनल में आप किसको किसको इंक्लूड कर सकते हैं? एक तो आप स्कल्पचर मूर्ति, दूसरा आप पॉटरी रख सकते हैं, पॉटरी, राइट, जिसको बोलते हैं मृदभांड, मृदभांड। और तीसरे में आप इंस्टॉलेशन इंक्लूड कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संस्थापन कला। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये त्रिआयामी है, 3 डिमेंशनल। बेसिकली 3 डिमेंशनल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये कुछ भी है XYZ, इसको चारों तरफ से आप विजिट करके देखें, उसे ही बोला जाता है त्रिआयामी। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली कोई स्कल्पचर बना रहे हो, उसको चारों तरफ से विजिट करके देखेंगे, वो त्रिआयामी मूर्तियाँ कहलाती हैं। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल प्रागैतिहासिक काल का है, विनस ऑफ विलेंड्राफ। ओके, राइट। वट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीफ एंड 3 डिमेंशनल फॉर्म? यू नो, रिलीफ किसे कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो गया म्यूरल, कोई म्यूरल आप रेडी कर रहे हो, ये आपका सरफेस हो गया, इसको थोड़ा सा उभार कर 3 डिमेंशनल में क्रिएट करें, उसे रिलीफ कहा जाता है। जो पीछे का हिस्सा ना दिखे, केवल आगे का हिस्सा दिखे, वो आपका रिलीफ में इंक्लूडेड हो जाएगा। जो आप आगे और पीछे, आगे पीछे पूरा देख सकते हैं, वो आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा? वो आपका इंक्लूडेड हो जाएगा प्रॉपर स्कल्पचर लाइक 3 डिमेंशनल आर्ट में। तो मूर्तियों के 2 पार्ट्स यहाँ पे डिवाइडेशन हुए, एक रिलीफ स्कल्पचर होता है, दूसरा 3 डिमेंशनल, जो चारों तरफ से आप घूम कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, परिभाषा, डेफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू रॉय कृष्णदास। रॉय कृष्णदास के अनुसार किसी भी धातु अथवा पदार्थ को उसके स्वभाव के अनुसार गढ़कर, खोदकर, उभार कर, पीट कर, कोर कर, हाथ या औजार से डौलिया कर, सांचा या थपथपा कर, छपाकर जो बनाई जाती हैं उनको मूर्ति कहा जाता है। सिंपली फॉर्म में आप इजीली प्रैक्टिकली समझें। फॉर एग्जांपल आप एक छोटू सा क्ले ले लीजिए, मिट्टी, छोटे से क्ले को उसको जोड़ जोड़ के आप एक मूर्तियाँ रेडी करेंगे, वो आपका चिकोटी पद्धति में इंक्लूडेड हो जाएगा, जिसका साइज
22 गुणे 8 गुणे 3 का कहा जाता है सेंटीमीटर में। तो ये साइज किसका था? मदर गॉडेस का था ना, जो क्ले में बनाई गई थी, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तो यहाँ पर वो वाली मूर्ति के एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दी। दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो स्टोन पाषाण में बनाई गई वीनस ऑफ विलेंड्राफ। वीनस ऑफ विलेंड्राफ ऑल्सो ए वेरी पॉपुलर स्कल्पटर जो ऑस्ट्रिया से मिली थी। तो उसमें क्या हुआ, वो ह्यूज स्कल्पटर फॉर्म में रेडी किया गया। अब दूसरा पीवी जानकी रमन का मूर्ति ले लेते हैं, वो रिफ्यूजल टेक्निक में काम करते हैं। तो पीवी जानकी रमन क्या करते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल कोई चादर लेते हैं ना स्टील का, तो उसमें वो डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसे निडल से होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद हैमर से उसे जब हैमिंग करते हैं तो पीछे का फॉर्म थोड़ा 3 डायमेंशनल में उभर कर आ जाता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि गढ़ कर, खोद कर, पीट कर, थपथपा कर, डॉलिया कर जो बनाया गया मूर्ति है उसको मूर्ति कला कहा जाता है। आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अब बेसिकली स्कल्पटर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले देखिए धातु की मूर्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और पदार्थ की मूर्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। धातु लाइक तांबा, जस्ता, टीन और एल्यूमिनियम, ये सारे धातु के स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, मेटल कहा जाएगा। सेकंड आपका पदार्थ आ गया। तो पदार्थ में क्या क्या है, क्ले है, वैक्स है, सीमेंट है, पीओपी है, इवन पत्थर है, राइट। लकड़ी भी इंक्लूडेड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिएगा। पीट कर तांबे में जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, तांबे स्टील्स वगैरह में जो पीट का काम करते हैं वो पीवी जानकी रमन फेमस है। किस टेक्निक के लिए, प्लेट को उल्टा स्केचिंग करके उसे नीडल से इंग्रेव करते हैं। डिफ्यूजर टेक्निक में मैंने भी वर्क किया है, आई थिंक आप लोगों ने भी वर्क कर रखा होगा। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा हार्डनेस होता है, इसमें मेहनत करना पड़ता है। और स्कल्पचर का पोर्शन ही ऐसा है कि इसमें मेहनत बहुत होती है। मूर्ति बनाने का मेन आपका पर्पस क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य है स्मृति को सुरक्षित रखना, दैट मीन्स मेमोरेबल टाइम ड्यूरेशन की जो चीज़ें हैं उसको सेफ रखने के लिए मूर्तियाँ रिप्रेजेंट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हो गई, और भी काफ़ी सारे मोन्यूमेंटल्स हो गए, गांधी जी हो गए। इनके जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो स्मृति को सुरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। दूसरी है अमूर्त को मूर्त रूप देना, तो एब्स्ट्रैक्शन को, जो एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म होता है उसको एक रियलिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब जो आपके माइंड में बिल्कुल ब्लरिश है उसको आप एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स मूर्त को वो रूप दे रहे हैं। सिंपल तरीके से मूर्त, अमूर्त को मूर्त मतलब इस तरह से कहा जा सकता है, यहाँ तो प्योर हिंदी हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे माइंड में कोई स्कल्पचर रिमाइंड हो रहा है मेमोरेबल टाइप्स के, कि एक एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है कि उसे मैं एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करूं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। तो वही बात कही जा रही है कि यहाँ पर अमूर्त को मूर्त रूप दिया गया, भावों को आकार देना, जो आपके माइंड में एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करना, तो वो भावों को आकार देना। तो मेन स्कल्पचर बनाने का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, ये सारे पर्पस होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक मूर्ति प्रायः त्रिआयामी होती हैं। मूर्तियों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, प्रतिमा शास्त्र आइकोनोग्राफी में करते हैं। मानव निर्मित मूर्ति, विश्व की प्रथम मूर्ति जो ऑस्ट्रिया से प्राप्त है उसको बोलते हैं वीनस ऑफ विलेंड्राफ, राइट। वीनस ऑफ विलेंड्राफ इस मूर्ति को कहते हैं। वीनस ऑफ विलेंड्राफ चूना पत्थर से निर्मित की गई मूर्ति है। विश्व का इतिहास में प्रथम वर्णित शिल्प कौन है, इम्होतप है। यू नो हु इज़ ही, कौन है ये इम्होतप। ये विश्व के पूरे वर्ल्ड के पहले मूर्तिकार कहे जाएंगे जिन्होंने मूर्तियाँ क्रिएट करना शुरू किए थे। शिल्पी कहा जा रहा है ना, मूर्तिकार इम्होतप। इम्होतप जो है ये मिस्र के हैं। आप मेरा मिस्र वाला पीडीएफ जाके देखिएगा, मैं आपको, आप कहिएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो मिस्र जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ये इम्होतप के स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, भारतीय मूर्ति कला के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से 2700 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का प्रतीत होता है, जिसकी मूर्ति कही जाती है मातृ देवी की मूर्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इस स्कल्पटर को मदर गॉडेस। मदर गॉडेस काहे में बनाई गई थी, तो आप आई थिंक सभी को लर्न होगा ना कि मदर गॉडेस की जो स्कल्पचर है वो टेराकोटा, दैट मीन्स मिट्टी में बनाई गई स्कल्पचर है। वो भी मिट्टी में कौन से स्टाइल एंड टेक्निक्स में, तो चिकोटी पद्धति में बनाई गई थी, क्लियर।
अब इसका साइज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। साइज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, 22 इंटू 8 इंटू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मूर्तिकला का अंधकार युग रहा है, जिसमें मूर्तिकला प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। लाइक इस टाइम ड्यूरेशन में कोई प्रॉपरली स्कल्प्टर नहीं मिलते हैं। 2 डिमेंशनल में ऑल्दो पाए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कल्प्टर से ज़्यादा यहाँ पे स्तूपास वगैरह मिले हैं। मंदिरों में 2 डिमेंशनल का मेरा कहने का ये मतलब है, जो टेम्पल्स बनाए जाते थे मंदिर, तो मंदिरों में स्कल्पचर को 2 डिमेंशनल में थोड़ा सा क्रिएट किया गया, दैट मीन्स रिलीफ फॉर्म में। नेक्स्ट है मौर्य काल में वर्तमान तक भारत में मूर्तियाँ विकसित रूपों में बनाई गई थी। इसका प्रमाण आप स्तूपों, मंदिरों, कला दीक्षाओं, धातु संग्रहों में उपलब्ध कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मूर्ति बनाई जाती है। लेकिन जो स्तूपास होते थे, आपको पता है ना स्तूपा कैसे होता था। सबसे पहले मेदी बनाई जाती थी, उसके ऊपर अंडभाग बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर हर्मिका बनाई जाती थी, हर्मिका, देन यष्टि एंड लास्ट वन इज छत्रावली। फिर लास्ट में आपका त्वरण द्वार, 4 त्वरण द्वार हो जाते थे। और आफ्टर ऑल प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ क्यों बनाया जाता था, तो परिक्रमा करने के लिए। क्लियर? तो यही बात कही जा रही है इस पॉइंट में कि स्तूपों, मंदिरों, कला दीक्षाओं, धातुओं को जो रिक्रिएट किया गया है, तो स्तूपास में भी आपने देखा होगा स्तूप, जैसे आप भरूच का स्तूप देख लीजिए, सांची का स्तूप देख लीजिए, तो उस स्तूप में आपको कहीं ना कहीं 3 डिमेंशनल फॉर्म में, हाई रिलीफ में, प्रॉपरली 3 डिमेंशनल नहीं, रिलीफ फॉर्म में, हाई रिलीफ में मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड, क्योंकि मौर्य टाइम ड्यूरेशन का रहा था कौन सा स्तूप, सांची का स्तूप। भरहुत तो आपका शुंग काल का कहलाएगा। मूर्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कल्पचर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कल्पचर। मूर्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट वन इज सब्सट्रैक्टिव एंड अनदर इज एडिटिव। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव, दोनों में क्या फ़र्क होता है। सब्सट्रैक्टिव जो होता है वो स्वतंत्र होता है, लिबरल होता है, लिबर्टी, प्रॉपरली फ्रीडम होता है इसमें। दूसरा होता है एडिटिव, एडिटिव को रिलीफ में, रिलीफ स्कल्पचर में, उभारदार में इंक्लूडेड किया जाएगा। क्लियर? तो देखिए फ्री स्टैंड स्कल्पचर बिना टिके हुए जो बनाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, उनको सब्सट्रैक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव। यहीं पे कलर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिव में RGB को रखा जाता है, RGB, और सब्सट्रैक्टिव में कौन से कलर्स को रखा जाता है, CMYK। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, हमने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। इवन आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी मैं शेयर करूँगी। तो देखिए CMYK सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक हो गया। RGB जो है ये हो गया रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये प्रकाश के प्राथमिक रंग भी है, इवन इसको एडिटिव कहा जाता है। सब्सट्रैक्टिव स्वतंत्र होता है, मतलब व्यंकलनात्मक होता है, और एडिटिव जो होता है वो योग्यात्मक होता है। क्लियर? अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर, फॉर एग्जांपल हम ये स्कल्पचर समझ कीजिए, मेरा फिंगर यहाँ से यहाँ तक जो हैंड है ये मूर्ति है, तो ये प्रॉपरली मूव हो रही है, चारों तरफ से फ्रीली है, तो ये आपका कौन सा स्कल्पचर कहलाएगा, सब्सट्रैक्टिव स्कल्पचर, दैट मीन्स स्वतंत्र है, बिना ये टिके हुए मूव कर रही है। अब मैं अपने ही हाथ को, सपोज कीजिए ये मेरा, अब हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो ये वाली जो ये जुटी हुई है, अब ये जुटी हुई है तो आप इसको पीछे से नहीं देख सकते, ये पेस्ट है, तो ये आपके रिलीफ में इंक्लूडेड हो जाएगी। राइट? आई थिंक अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड हो गया होगा। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उभारदार मूर्ति किसको कहते हैं, उभारदार मूर्ति, रिलीफ स्कल्पचर, वह मूर्ति जो थोड़ी उभरी हुई होती हैं, आगे से उभरी हुई, उनको बोलते हैं उभारदार मूर्ति। आगे से उभरी हुई, दैट मीन्स थोड़ी सी ऐसी इंग्रेव फॉर्म में, जैसे ये मेरा हैंड है, पीछे से ये थोड़ा सा मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो थोड़ा सा 3D फॉर्म में, उसको रिलीफ बोलते हैं, उभारदार मूर्ति भी बोलते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो दे आर ओनली 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लो रिलीफ या फिर बेस रिलीफ। लो रिलीफ, बेस रिलीफ में आप एक कॉइन, सिक्के पे आपने देखा है जो कॉइन होता है 1 रुपये का सिक्का, उसमें जो बने हुए होते हैं कुछ डिज़ाइनिंग, उसको आप रख सकते हो लो रिलीफ या बेस रिलीफ में। हाई रिलीफ, मध्यम रिलीफ में आप किसको रख सकते हैं, तो मध्यम रिलीफ में कुछ चीज़ें हैं उनको इंक्लूडेड किया जाएगा, और हाई रिलीफ में आप खजुराहों के स्कल्पचर को रख सकते हैं, क्योंकि खजुराहों का स्कल्पचर और बरूकाटी जो बर्निनी थे,
बरूक कलाकार बर्नीनी। बरूक कला स्टार्ट हुआ था इटली में कब? 1600 से लेके 1750 तक। तो बर्नीनी क्यों फेमस है? बर्नीनी ने जो स्कल्पचर बनाए थे, प्रॉपरली सपोज कीजिए ये स्कल्पटर था, लेकिन ये वॉल से पेस्ट था, चारों तरफ आप उसको घूम के नहीं देख सकते। सेम इसी तरह से इंडिया में खजुराहो में भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, चारों तरफ से आप विजिट करके नहीं देख पाएंगे। उसका जो बैकबोन्स होता है, रीढ़ की हड्डी, वो किससे पेस्ट है? वो दीवार से पेस्ट है, राइट। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ऐसी तराशी गई मूर्ति जिसका पीछे का भाग बिल्कुल न दिखाई दे और वह किसी सतह से जुड़ा रहे। ये इतने कम उभरी वाली होती हैं कि जहाँ पर प्रकाश रुकता है वहाँ उनकी छाया भी दिखाई देती है, जैसे क्वाइन। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वाइन। क्वाइन दैट मीन्स क्वाइन सिक्का को कहा जा रहा है, जो 1 रुपये के सिक्के में, 5 रुपये के सिक्के में जो थोड़ा सा इंग्रेविंग पार्ट होता है उसके बाद में, जिसमें लॉयन कैपिटल मेंशन होता है, बना रहता है। नेक्स्ट, मध्यम रिलीफ क्या होता है? मिड रिलीफ। हाई रिलीफ व लो रिलीफ की जो बीच का सरफेस होता है उसको मध्यम रिलीफ कहते हैं। इस रूप के अग्र भागीय एवं अग्रभागीय लाइक फ्रंट साइज जो होता है वो भी कहा जाता है, बेसिकली म्यूरल कह जा सकते हैं इसमें। अब देखते हैं उच्च उभार स्कल्पचर कैसे होते हैं। ये उत्कीर्णन की गई वे मूर्तियां कहलाती हैं जिसके भाग हमें चारों तरफ से देख सकते हैं, लेकिन इसका जो बैक बोन्स होता है वो किससे ज्वाइंट होता है? वो रीढ़ की हड्डी ज्वाइंट होती है दीवार से, वॉल से। तो इसमें आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं खजुराहो टेम्पल के स्कल्पचर को, एमपी वाला। नेक्स्ट है मूर्ति निर्माण। अभी क्लास ले रहा है, चलो क्लास के बारे में बोलो, क्या बात है, बोलो। बंद नहीं कर पाएंगे अभी क्लास में। मूर्ति निर्माण क्या होता है? ठीक है, मूर्ति निर्माण के कितने प्रोसेस होते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया कि मूर्तियों के कितने पार्ट्स होते हैं, मूर्तियाँ किस किस धातु में बनाई जाती है। पहले एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मूर्तियाँ 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया, एक सब्सट्रैक्टिव, दूसरा एडिटिव। ठीक, वो भी मूर्ति का एक प्रोसेस बताया गया। सब्सट्रैक्टिव में आप क्या करते हो? फ्री हैंड स्कल्पचर, पूरा चारों तरफ से उसको विजिट करके देख सकते हैं। एडिटिव में क्या होता है? उसमें थोड़ा सा उभारदार होती हैं, राइट। अब मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक हमने धातु बताया, दूसरा हमने पदार्थ बताया। तो धातु में आपका लोहा, तांबा, कांस्य, ब्रॉन्ज, आयरन, स्टील, ये सारे मटेरियल्स आएंगे। दूसरे साइड हमने बताया था पदार्थ। तो पदार्थ क्या क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ये सारा पदार्थ में इंक्लूडेड हो गया। तो अब आपने मटेरियल के बारे में नॉलेज ले लिया, उसके बाद आपने किसके बारे में नॉलेज लिया कि स्कल्पचर बेसिकली कैसे प्रोसेस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कितने पार्ट्स में। तो उसके 2 पार्ट्स हमने बता दिए, एक खड़ी हुई होती है, दूसरी उभरी हुई होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हमने आपको 3 टाइप्स बताए हैं कि 3 प्रकार के पोजीशन होते हैं। एक लो रिलीफ होता है, दूसरा मिड रिलीफ, तीसरा हाई रिलीफ। लो रिलीफ में आप कॉइन को रख सकते हैं, मिड रिलीफ में आप लाइट एंड शेड से कैप्चर कर सकते हैं, और हाई रिलीफ में आप एक बेस्ट एग्जाम्पल खजुराहो की मूर्ति और यूरोप में बर्नीनी की मूर्ति को रख सकते हैं, बरूक आर्टिस्ट। अब देखिए, मूर्ति के लिए कितने प्रोसेस होते हैं, मूर्तियाँ बेसिकली कितने पद्धति में बनाई गई हैं। तो देयर आर ओनली 4 प्रकार की। दीज वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्कीर्णन मूर्ति है, मॉडलिंग जिसको बोलते हैं, मूर्ति ढलना, ढलाई करना, कास्टिंग, सामग्री से जोड़ जोड़कर संरचना करना, दैट मीन्स असेंबलाज। तो आप उत्कीर्णन कैसे कर सकते हैं, जिसको कार्विंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ह्यूज स्कल्पचर लोगे, एक मूर्ति के लिए एक पत्थर लेंगे, फिर उस पत्थर पे ड्राइंग करेंगे। सपोज कीजिए आपने एक पत्थर ले लिया, पत्थर पे फिर आपने एक ड्राइंग की, जो भी आपको ड्राइंग बनानी है ड्राइंग की। तो आप यहाँ पे अननेसेसरी के पार्ट्स को रिमूव कर देंगे, मेन कार्विंग पे फोकस करेंगे, मेन ऑब्जेक्ट पर। तो ये आपका एक तरह से कहा जाएगा, ये प्रोसेस जिसको आपने हटा दिया प्रॉपरली, तो ये आपका सब्सट्रैक्टिव में इंक्लूडेड हो गया। सब्सट्रैक्टिव में, इसके बारे में भी अभी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे साइड हम मूर्ति आपको बनाकर दिखा रहे हैं कि हमने डायरेक्टली से बस क्ले लिया, छोटे छोटे पीस ऑफ क्ले यहाँ पे जोड़ना शुरू कर दिए। तो ये जोड़ जोड़ के हमने आपको कौन सी मूर्ति बताई थी कि किसी को जोड़ जोड़ के जो आप बनाओगे वो चिकोटी पद्धति में कहा जाएगा, दैट मीन्स एडिटिव।
ऐसे याद कीजिए ना, जैसे ऐड करना, आप बोलते हैं ना ऐड कर दो, तो ऐड किस में करते हैं? ऐड हम छोटे छोटे पार्ट्स में जोड़ जोड़ के ही तो ऐड करते हैं। और सब्सट्रैक्टिव में क्या करते हैं? डायरेक्टली एक ह्यूज फॉर्म लेते हैं, उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। आई थिंक यहाँ तक तो आपके सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मूर्ति की 4 पद्धतियाँ होती हैं। उत्कीर्णन करना, जिसको कार्विंग कहा जाता है, वो लकड़ी, पत्थर, हाथी दाँत पे आप कर सकते हैं। मॉडलिंग, मूर्ति गढ़ना, मॉडलिंग, मोम, मिट्टी, पीओपी और सीमेंट में कर सकते हैं। ढलाई, कास्टिंग जो करोगे वो आप धातु में करोगे, पीओपी और सीमेंट में करोगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो भी मैं कंटेंट आपके पास बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ टू द पॉइंट इनको फोकस कीजिएगा। और जो मैं चीज़ें आपको एनालिसिस कराती हूँ ना, उनको आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि लिटरली मैं सच बता रही हूँ कि जब मैंने ये चीज़ें ग्रैस्प की थी तो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा की थी, तो मुझे थ्योरी बड़े आसानी से समझ आ गया था, कुछ मुश्किल नहीं हुआ था। तो आप भी अपने माइंड को इस तरह से एक्यूरेट करें कि रोटेट लर्निंग में सिर्फ लर्न करेंगे ना तो भूल जाएंगे एक टाइम ड्यूरेशन में, और समझ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली से आपको लाइफ टाइम तक लर्न होगा। आप दूसरे किसी थर्ड पर्सन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, सामग्री क्या होता है। कास्टिंग में आप क्या क्या इंक्लूडेड कर सकते हो? कास्टिंग, धातु की मूर्ति, जैसे डांसिंग गर्ल ले लीजिए, मोहनजोदड़ो वाली, जिसकी साइज़ है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। और किस में बनाई गई है, काहे में? तो ये ब्रॉन्ज कास्टिंग में बनाई गई थी, वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का। तो धातु ढलाई की कितनी प्रोसेस होती है? तो देयर आर ओनली 3। कौन कौन सी होती है? एक होता है सैंड कास्टिंग, दूसरा होता है डोगरा कास्टिंग, तीसरा होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, राइट। तो ये वाली जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक में कौन सी बनाई गई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है डांसिंग गर्ल, वो बनाई गई। उसके बाद बात कर लेते हैं सामग्री को जोड़ना या फिर संरचनात्मक, जिसे बोलते हैं असेंबलाज या फिर कंस्ट्रक्शन। तो असेंबलाज में आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल, आप एक सरफेस लोगे, उसको चीज़ों को जोड़ जोड़ के, सारे मटेरियल्स को जोड़ करके एक न्यू फॉर्म का क्रिएशन करोगे, वो असेंबलाज में इंक्लूडेड होता है। यहाँ आप कोई भी मटेरियल ऐड कर सकते हैं, लोहा, तांबा, स्टील, मिट्टी, क्ले, वो आप पे चॉइस है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टास्क ये भी है कि एक इंस्टॉलेशन भी पूछा जाता है। इंस्टॉलेशन ये भी 3 डायमेंशनल है। तो ये बेसिकली इंस्टॉलेशन का मेन पर्पस क्या होता है? किसी गैलरीज में आप एग्जिबिट कर सकते हैं, किसी 4-वे लाइक पार्क में एग्जिबिट कर सकते हैं, जिसके लिए अनिस कपूर बहुत फेमस है। बात किया जाए हमारे इंडिया में, तो इंडिया में कौन फेमस है? इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिनको जनक कहा जाता है, फाउंडर फादर, वो हो गए नेकचंद्र सैनी, जिन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का रिक्रिएशन किए थे, वो भी विद द हेल्प ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक बैंगल्स वगैरह से। सेकंड इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं, आपके इंक्लूडेड किए जाएंगे इंडिया के फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। जनक तो कोई और हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है 23 मार्च 2023। अमृता शेरगिल के रिलेशन में अमृता शेरगिल मासी लगती थी, तो उन्होंने विवान सुंदरम इनको भारत का प्रथम क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। और जनक किसको कहा जाता है? जनक कहा जाता है नेकचंद्र सैनी को, राइट। चलिए फिर प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। एक कैनेटिक स्कल्पचर भी होता है। कैनेटिक स्कल्पचर आपने देखा भी होगा, वो स्कल्पचर जो लाइट्स के थ्रू मूव होता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा हैंड है, तो इसको आप चारों तरफ से ऑटोमेटिकली से मूव करो, तो वो मूव जो होता है वो वाले स्कल्पचर को कैनेटिक आर्ट कहते हैं, जिसके लिए इंडिया में फेमस हैं 2 कलाकार। कौन कौन से? अंकित पटेल एंड द नेक्स्ट वन शांखो चौधरी। शांखो चौधरी। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यूरोप में कौन है? तो अलेक्जेंडर कार्डर, जिसको मोबाइल चल के लिए जाना जाता है, कहा जाता है कैनेटिक आर्ट लाइक चलचित्र, तो उसके लिए भी वो फेमस रहे थे। इवन कैनेटिक आर्ट के फाउंडर कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कार्डर। नाम गाबो का भी आपको नाम याद रखना है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज थोड़ी सी थ्योरीज आपको, मतलब आज बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बहुत बड़ी क्लासेस करूँगी तो इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। क्लासेस में इतना क्रीमी रखूँगी, नोट्स तो ऑलरेडी आपको पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे, और क्लासेस में सारे पॉइंट्स जो जो आपके क्लियर नहीं है वो मैं डिस्कस कर। आई थिंक इतने सारे पॉइंट्स तो आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पत्थर लेने के बाद उसमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, उसमें छेनी हथौड़ी से फालतू का भाग, जो अननेसेसरी का पार्ट होता है, उसको हटा देंगे। फिर महीन काम करेंगे, घिसाई करेंगे, सामग्री को जोड़ेंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे स्टोन में। फॉर एग्जांपल, ये हमारा स्टोन हो गया, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब ये बैकग्राउंड का सारा पार्ट हटाइए। अब इसमें आपको डिटेलिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ टूल्स। तो ये आपका एक तो सब्सट्रैक्टिव हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया, बाकी सारी चीज़ों को रिमूव किए हैं, तो वो सब्सट्रैक्टिव में इंक्लूडेड हो जाएगा। साथ के साथ ये एक पत्थर में काम करने का वर्क है। नेक्स्ट, सामग्री लेंगे, थोड़ी थोड़ी सामग्री जोड़कर मूर्ति तैयार करना, लचीली सामग्री, राइट। नेक्स्ट, मूर्ति उत्कीर्णन जिसको कार्विंग कहा जाता है इंग्लिश में, इसका क्या प्रोसेस होता है? कठोर सामग्री जैसे पत्थर, लकड़ी, हाथी दांत को काट कर एवं तराश कर मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसमें सामग्री को काट छाट कर अनावश्यक का पदार्थ रिमूव कर दिया जाता है और इच्छित आकृति का निर्माण किया जाता है, वो हो जाता है आपका कार्विंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक स्टोन हमने लिया, ये एक स्टोन लिया और यहाँ पे एक ड्राइंग की, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर दी, सिर्फ मेन फोकस की ये वाला ऑब्जेक्ट पीसफुल निकाल कर फिर इसमें हमने डिटेलिंग किया। अब यहाँ पे जो मैंने ये ड्राइंग किया है इसको देख के आप समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। छेनी हथौड़े से काट कर अलग करेंगे, फिर उस पर घिसाई करेंगे। घिसाई दैट मीन्स डिटेलिंग करेंगे ना, तभी तो फिनिशिंग आएगी। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे ब्लैकिंग, ब्लैकटिंग भी कहा जाता है, ब्लैकटिंग विधि, याद रखिएगा, ब्लैकटिंग विधि इंग्लिश में कहते हैं। अब सेकंड देखते हैं मूर्ति गढ़ना, जिसको इंग्लिश में मॉडलिंग कहा जाता है। तो मूर्ति आप कैसे गढ़ोगे? इसमें लचीला पदार्थ लेंगे, शून्य से लेकर के एक ह्यूज फॉर्म तक। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मदर गॉडेस का ही स्कल्पचर उठा के देख लीजिएगा। मदर गॉडेस इन्होंने रिक्रिएट किया है ना एक ह्यूज फॉर्म में स्कल्पचर। कैसे बनाए? वो भी एक चिकोटी पद्धति में। बहुत बड़ा साइज़ नहीं है इस स्कल्पचर का, इसका साइज़ है 22 गुणे 8 गुणे 3 सेंटीमीटर। तो क्या किए? चिकोटी पद्धति में क्या करना होता है? छोटे छोटे पीस में जोड़ जोड़ कर पूरी मूर्तियाँ को रेडी करनी होती है, वही चिकोटी पद्धति होता है। मूर्ति ढलना, इसमें लचीला पदार्थ लेंगे, शून्य में किसी पदार्थ का थोड़ा थोड़ा अंश एकत्रित करेंगे अथवा जोड़कर व चिपका कर मूर्ति निर्मित करते हैं। इस पद्धति में लचीली सामग्री जैसे मोम, मिट्टी, पीओपी आदि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, मूर्ति गढ़ना, मिट्टी को भिगो देंगे, फिर पानी से अच्छी तरह गूँथेंगे, मिट्टी की बत्ती को चिपकाते जाएंगे। मूर्ति को बनाते वक्त मिट्टी को गीला रखते और उस पर वर्क करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता है? फॉर एग्जांपल हमने कोई क्ले बनाया, आपने कोई मिनिएचर क्ले बनाया, तो आप ध्यान दिए होंगे कि उस क्ले में अगर आप बना रहे हो और ऊपर से ड्राई हो रहा है, काम कर रहे हो, ड्राई हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक टाइम ड्यूरेशन में वो ब्रेक होने लगेगा, मतलब चिटकने लगेगा, उसमें दरारें पड़ने लगेंगी। तो प्रोसेस ये होता है कि कॉटन का कोई फैब्रिक लीजिए, कॉटन का कपड़ा, उसको पानी में डीप करके अपनी मूर्तियों को फिनिशिंग देते रहिए, उसको ढाकते रहिए। जब फाइनल एंड ऑफ द कंप्लीट हो जाएगा वह स्कल्पचर, तब आप उसके प्रोसेस को देख सकते हैं। और ऐसे फिर वर्क भी बड़े ईजिली तरीके से होगा जहाँ पे डिटेलिंग करनी है। और जब आप छोड़ देंगे काम करके फिर कहीं कहीं से करेंगे तो वो ड्राई होगा, तो उसमें डिटेलिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स कहना चाह रहे हैं इस लाइन में। देखिए, मिट्टी गढ़ना, मिट्टी को भिगो देंगे, फिर पानी से अच्छी तरह गूँथेंगे, मिट्टी की बत्ती को चिपकाते जाएंगे। मूर्ति को बनाते वक्त मूर्ति को गीली रखेंगे और चिपका देंगे इस प्रोसेस के हेल्प से। नेक्स्ट, ढलाई जिसको बोलते हैं कास्टिंग। यह पद्धति मूर्ति के मूल आकार के सृजित करने की अपेक्षा पूर्व में तैयार की गई मूर्ति के पुनर्उत्पादन की विधि है, जिसमें पिघली व तरल सामग्री जैसे तांबा, पीओपी, सीमेंट, धातु, फाइबर ग्लास आदि को पिघलाकर तरल रूप से परिवर्तित करके मूर्तियां बनाएंगे। अब इसका मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको किसी ब्रॉन्ज में स्कल्पचर बनाना है तो क्या प्रोसेस होता है? इन मटेरियल्स को उठा लीजिए, जैसे 90% कॉपर, 7% टीन और 3% जिंक। इसका रेशियो जब मिलाएंगे तो एक कांस्य का एक कंप्लीट स्कल्पचर बनेगा। सिंपली एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांस्य का मिक्सचर किससे किससे है, तो 90% कॉपर, 7% टीन, इवन 3% जिंक। पिघली या तरल सामग्री का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 4th नंबर पर, सामग्री को जोड़कर मूर्ति बनाने की विधि। इसमें अलग अलग सामग्री जोड़ेंगे, जैसे लोहा, प्लास्टिक, कपड़ा, तार आदि को जोड़ जोड़कर मूर्ति बनाई जाती हैं। यह मूर्ति निर्माण की अपरंपरागत विधि है। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे इंस्टॉलेशन आप इंक्लूडेड कर सकते हैं, स्कल्पचर इंक्लूडेड कर सकते हैं, इवन आर्किटेक्चर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उपरांग मतलब अन्य अपरांगत पद्धतियाँ जैसे प्रकाश, डिजिटल लाइट, प्राकृतिक वास्तुओं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, बगीचे, पेड़ एवं फसल को काटकर छांटकर एक रूपाकार प्लास्टिक एरिया को रिकवर किया जाएगा। इसके लिए एक बेस्ट आर्टिस्ट हो जाएंगे अनीश कपूर। यू नो हु इज़ ही? अनीश कपूर से कुछ आपको रिमाइंड हुआ? फर्स्ट ही वॉज नॉट ए फर्स्ट इंस्टॉलेशन, वो तो विवान सुंदरम हो जाएंगे, बट अनीश कपूर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं जिनका जन्म इंडिया में हुआ था 1954 समथिंग, बट इनको फॉरेन में ज़्यादा इन्होंने इंस्टॉलेशन वगैरह रिक्रिएट किए थे। इनका एक इंस्टॉलेशन बहुत फेमस है, इसको द बीम कहा जाता है, क्लाउड गेट। वैसे तो इनके काफ़ी सारे हैं, डर्टी कॉर्नर, क्लाउड गेट, व्हेन आई एम प्रेग्नेंट एंड काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं इनके, लेकिन क्लाउड गेट बहुत फेमस है, बिम्ब कहा जाता है इसको। इसके अतिरिक्त इस प्रकार बनाई जाती है कि वे समय समय या स्थान के जरिए घूमती हों, लाइक रोटेट हों, तो उसको कहते हैं कैनेटिक आर्ट। दीज लाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता है मैंने अपने नोट्स को इस तरह से इन्हेंस करके बनाया है कि मेरे सारे स्टूडेंट बड़े ईजिली तरीके से पॉइंट समझ जाएँ। जो स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, लाइक जैसे मेरा BF MF इंग्लिश से था, आपका भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज से है ना, फिर भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस आप चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। क्लियर? कुछ बच्चे हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। वो बच्चों को अगर डाउटफुल कुछ भी लगेगा तो आप मुझसे कन्वे कर सकते हैं। तो कैनेटिक या फिर मोबाइल स्कल्पचर कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पैपेट्स को ले सकते हैं। पैपेट्स देखिए ऐसे होता है, बस ऐसे 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 आप ऊपर से इस तरह करोगे, मूव करोगे धागे को, तो वो इस तरह से मूव होगा। पैपेट लाइक कठपुतली राजस्थान की जो फेमस है। नेक्स्ट, विश्व के फर्स्ट कैनेटिक या फिर मोबाइल स्कल्पटर अमेरिकन अलेक्जेंडर कार्डर कहे जाते हैं, जिनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट कहे जाएंगे कैनेटिक स्कल्पटर फॉरेन के, मतलब विश्व के, ऑलराउंडर, ऑल वर्ल्ड। अब भारत के कौन फेमस है, तो अभी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में अंकित पटेल का पूछा गया था, इवन शांको चौधरी। यू नो हु इज ही? कौन है? तो शांको चौधरी जिनका जन्म हुआ था, यहाँ पर अंकित पटेल है, सॉरी, जिनका जन्म हुआ था 1916 में बिहार में। ये फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं, इवन इन्होंने कैनेटिक में भी वर्क किया। इनकी 2 वर्क बहुत फेमस है, एक तो टॉयलेट और दूसरा ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चारों पद्धति में मूर्ति बनाने के लिए 2 प्रक्रिया प्रयुक्त पद्धति में आती हैं। वैकल्पनात्मक सामग्री हटाकर मूर्ति बनाने को कार्विंग, योग्यात्मक एडिटिव यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव। तो यहाँ तो आपको कुछ मुश्किल होना ही नहीं है, आप समझ गए कि सब्सट्रैक्टिव का मतलब वो होता है जो स्टेबल, चारों तरफ से ये अपने आप में एक स्टेबल हो, जहाँ पे चीज़ें जोड़ कर ना बनाई जाए, वो प्रॉपर हो, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को फोकस करें, ऑब्जेक्ट को फोकस करें, बैकग्राउंड को रिमूव कर दें। ये प्रोसेस हो गया सब्सट्रैक्टिव। दूसरा आपका एडिटिव हो जाता है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है एडिटिव का? यहाँ पे आप एक ज़ीरो से क्ले लोगे और जोड़ जोड़ के मूर्तियों को रेडी करोगे, तो ये आपका एडिटिव प्रोसेस आ जाएगा। सिंपली, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरी ज़ुबान पे तो सब्सट्रैक्टिव एडिटिव प्रोसेस ज़्यादा रिमाइंड है। आप चाहे तो योग्यात्मक और वैकल्पनात्मक याद करें। मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लैंग्वेज लग रहा था, मतलब ठीक है इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। सब्सट्रैक्टिव भी नहीं याद कर पा रहे हो तो बस एडिटिव का मतलब अपने माइंड में एनालिसिस कर लो कि एडिटिव का मतलब ही होता है ऐड करना, किसी चीज़ को ऐड करना। बोलते नहीं नंबर को ऐड कर दो, इस चीज़ को ऐड कर दो, तो बस एडिटिव मतलब ऐड करना। सब्सट्रैक्टिव ऑटोमेटिकली से आपको लर्न रहेगा। एडिटिव में मॉडलिंग, कास्टिंग और असेंबलाज इंक्लूडेड हो जाएगा। और कार्विंग जो है वो आपका सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जो कार्विंग होता है वहाँ पे आप एक पत्थर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें रिमूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, सब्सट्रैक्टिव वह प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति बनाते समय सामग्री को शामिल करने की अपेक्षा पत्थर, लकड़ी, हाथी दांत आदि को काट कर हटाने से मूर्ति निर्मित करते हैं। उत्कीर्णन या फिर कार्विंग के अंतर्गत ये आ जाती हैं। नेक्स्ट,
एडिटिव प्रोसेस क्या होता है? वही सिंपली ऐड करना। चलिए डिस्क्रिप्शन थ्योरीज देख लेते हैं। एडिटिव स्कल्पचर्स, जिनको हिंदी में योग्यात्मक कहते हैं, योग्यात्मक में सामग्री को एक शून्य से एक जीरो के आकार से लेकर ह्यूज स्कल्पचर को बनाया जाता है, जो जोड़ जोड़ कर बनाते हैं। जैसे मिट्टी, मोम, पीओपी को जोड़कर मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसे मॉडलिंग कहा जाता है। मूर्ति उत्कीर्णन की अतिरिक्त 3 पद्धतियां सबसे फेमस रही थी। कौन कौन सी? एक गणना, दूसरा ढलना, तीसरा संरचनात्मक। पहला है उत्कीर्णन पद्धति। तो आई थिंक इतना पहले आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, नोट्स बनाइए। जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी ना, तो ग्रेस्प करना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल होने लगेगा। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से रिकवर करना है। इनको अच्छे से ग्रेस्प कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझसे पूछ लें, मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूँगी A to Z। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये भी है कि यूट्यूब पर आपकी जो लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, वो आपको बता रही हूँ, यूट्यूब पे सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा और PYQ चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेरे नोट्स वाली क्लासेस यूट्यूब पे आपको नहीं मिल पाएंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको अच्छे से ग्रेस्प कीजिएगा। ये स्पेशली वीडियोस आपके लिए मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किया है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। और यूट्यूब वाली जो मेरी क्लासेस होंगी उनको आप मोस्टली ज़रूर अटेंड कीजिएगा। लाइव क्लासेस जो मैं यूट्यूब पर लूँगी, लाइव क्लासेस में आपका ये बेनिफिट्स है कि आप मुझसे कन्वे कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्लासेस आपकी 5 PM पर होती हैं और दूसरी क्लासेस आपकी 9 PM पर होती हैं। ओके एवरीवन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको समझ आए, नहीं समझ आए, जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे वो भी आप पूछ लीजिएगा एंड ऑफ द कमेंट्स में। एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी उत्कीर्णन, जिसे बोलते हैं कार्विंग। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।